चलिए बेटा, आज हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास 9th के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की, और चैप्टर नंबर 6 आपके सामने लिखा है रेखाएं और व कोण। आपके पास में रेखाएं व कोण, ठीक है ना। एक्चुअली यहाँ से ज्यामिति की शुरुआत होती है, और आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि इससे पहले चैनल पे 4 चैप्टर अपलोड हुए हैं, 1 2 3 4, और 5वां चैप्टर अपलोड नहीं किया गया है, सीधा छठे पे हम लोग आ गए। वजह है क्योंकि कोविड के कारण ना हम लोगों का सिलेबस कुछ कम करा गया। आप लोगों को स्कूल में भी बताया गया होगा 30% सिलेबस कम किया, तो वो 5वां चैप्टर उसी दायरे में बेटे आता है। हम उसकी वीडियो अपलोड ज़रूर करेंगे, क्योंकि क्या पता अगले साल वो एंट्री कर जाए चैप्टर, ठीक है ना। लेकिन अभी हम उस चैप्टर को बाद में करेंगे, अभी उस चैप्टर को हम लोग छेड़ेंगे नहीं। आज इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है रेखाएं में कोण, हम लोग इस चैप्टर को शुरुआत करेंगे। और शुरुआत हम लोग आज ऐसी करेंगे, क्वेश्चंस बहुत ही कम करेंगे। कम क्या, इसमें क्वेश्चन आज नहीं हो पाएंगे मुझे लग रहा है, क्योंकि आज मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको दूंगा और बेसिक चीज़ें जो होती हैं ज्यामिति को लेकर के, क्योंकि जो ज्यामिति होती है, ज्योमेट्री जो होती है ज्यामिति, ठीक है बेटा, उसका शुरुआत हम लोग यहाँ से करते हैं। दिस इज़ द बेसिक, ये ABCD है, ज्यामिति की ABCD है। आपको क्लास 10th में बहुत पढ़ने को मिलेगी, 9th में भी आगे बहुत पढ़ने को मिलेगा, बहुत सारे चैप्टर हैं आगे, और ज़्यादा बड़ी क्लासेस में जाओगे तो चीज़ें आपको और पढ़ने को मिलेंगी, लेकिन इसके बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो चलिए, बिना टाइम को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए, हम लोग ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने तो शुरुआत करते हैं। तो थोड़ी सी मैं कुछ बातें आपके सामने बताना चाहता हूँ कि क्या जो आपने पहली यानी कि पिछली क्लासेस के अंदर कक्षा 6 7 8 में भी आपने सीखी होंगी, कि हमने एक बात सीखी थी कि एक चीज़ होती थी रेखा, बिल्कुल ठीक है, आपके पास में रेखाखंड। क्या होता था? रेखाखंड। और एक होता था हमारे पास में किरण, ठीक है। ये दो चीज़ हमने वहाँ भी पढ़ी थी, क्लास 6 7 8 में भी पढ़ी हैं। क्या है, मैं थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ अभी 2 मिनट के लिए। थोड़ी सी बात मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहूँगा। आपको ज्यामिति वैसे स्टार्ट जो होती है हमारी ज्यामिति, वो कहाँ से शुरू होती है ज्यामिति, थोड़ी सी बात करते हैं, उसके बाद हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। बिंदु से शुरू होता है सारा खेल। क्या होता है? बिंदु से शुरू होता है सारा का सारा खेल। बिंदु से हम लोग, अगर 2 बिंदु हमारे पास हो, इनको अगर हम मिला दें आपस में, तो हमारा ये रेखाखंड बन गया, बिल्कुल ठीक बात है। या फिर अगर हम इस बिंदु से एक लाइन इस तरीके चलावें जो चलती रहे आगे की तरफ, जैसे सूर्य से निकलने वाले प्रकाश की किरण आपके पास में, ये प्रकाश किरण अगर आपके पास में है, सूर्य, ये अगर हम सूर्य इसको कह दें बेटा, इसको क्या कहते हैं, ये हमारा सूर्य है, सन है, तो ये पॉइंट है हमारा, है ना, आपके पास में ये क्या है, बिंदु है, तो हम लोग इसको किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण, बिल्कुल ठीक बात है। ये चीज़ें हम लोग थोड़ा सा बता रहे हैं कि ज्यामिति स्टार्ट वैसे किससे होती है, पॉइंट से शुरू होती है, एक बिंदु से शुरू होती है। अब इस बिंदु से ही हम लोग आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे और चीज़ों को समझते चलेंगे। हमने रेखाखंड आपके पास में और किरण के बारे में अभी थोड़ा सा डेमो देखा है, इसको थोड़ा और ब्रीफली देखते हैं कि रेखाखंड होता क्या है। कि एक ऐसी आपके पास में एक रेखा, ऐसी रेखा जिसका हम लोगों को प्रारंभ बिंदु, जैसे ये A है, और इसका अंत बिंदु यानी कि अंतिम बिंदु अगर पता हो, हमें अगर किसी भी रेखा का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पता हो, आदि और अंत आपके पास में पता हो, आदि का मतलब प्रारंभ और अंत पता हो, ठीक है ना, इसके जो पॉइंट्स हैं, तो उसको हम रेखाखंड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। और इस रेखाखंड को हम लोग, इसका जो संकेतन था, संकेतन मतलब प्रदर्शित करने का जो तरीका था, यानी कैसे रेखाखंड को लिखते थे, हम लोग लिखते थे कि AB के ऊपर हम लोग एक बार बनाते थे, इसको प्रदर्शित करने का ये तरीका था, बिल्कुल ठीक है। और दूसरी चीज़ में अगर हम किरण की बात करें, तो किरण में क्या होता है बेटा हमारे पास, कि केवल एक स्टार्टिंग बिंदु का हमें पता होता है, यानी कि इसका प्रारंभिक बिंदु हमें पता होता है, ये वो है, यहाँ से निकली है। हम इसको डिनोट करने के लिए बीच में कोई A देते हैं, लेकिन ये B देते हैं, लेकिन ये B पे रुकता नहीं है। इसको सिर्फ प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करते हैं बेटे, B देते हैं। और हम लोग किरण को जो संकेतन है, हम किरण को AB के ऊपर इस तरीके का एरो लगा करके इस्तेमाल करते थे, बिल्कुल ठीक बात है। ये टॉपिक हमने पिछली क्लास में बहुत ध्यान से पढ़ा है, ठीक। अब थोड़ी चीज़ें हम लोग चेंज करेंगे। अब हम लोग उसका संकेतन जो है ऐसे नहीं पढ़ने के। हम क्लास 9 में पहुँचे हैं, हम लोग
संकेतन ऐसे नहीं पढ़ेंगे। अब हम लोग जो रेखाखंड की लंबाइयों के बारे में हम लोग बात करेंगे। संकेतन का मतलब इतना नहीं है कि लंबाई, मतलब अगर हम लोग रेखाखंड की लंबाई लिखेंगे, किसकी, रेखाखंड की आपके पास में लंबाई की बात अगर हम लोग करेंगे तो उसको प्रदर्शित सिंपली हम ए बी से कर देंगे। किससे करेंगे? ए बी से कर देंगे। हम लोगों को कोई इसके ऊपर बार लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर कोई ये चिन्ह दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब की बात कर रहे हैं तो हम लोग रेखाखंड, अगर हमारे पास ये कोई रेखाखंड है बेटा, समझ लेना ध्यान से, ये ए है, ये मेरे पास में बेटा बी है, तो इसकी लंबाई को हम लोग ऐसे प्रदर्शित करेंगे जैसे मैंने आपको दिखाया है। और इस लाइन को अगर दिखाना है ये कौन सी लाइन है, एक नया तरीका और है, नया नहीं मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि एक तरीका और है कि अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों, जैसे मैं एल, इस रेखा का नाम रख दूँ, ये एल रेखा है, मैं एक रेखा ऐसी बनाई, इस रेखा का नाम मैं एम रख दूँ, बिल्कुल ठीक है नहीं, मैंने एक रेखा ऐसी बना दी, इस रेखा का मैंने नाम एन रख दिया, मतलब इस पूरी रेखा का नाम हम लोग अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से भी दे सकते हैं, जो कि आगे जब मैं चैप्टर में पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे इसका बहुत यूज़ करूँगा, ठीक है। और वो मैंने बात बताई थी कि रेखाखंड की जो लंबाई है बेटा आप लोगों को सिंपली ए बी से प्रदर्शित करनी है। मतलब ए बी का मतलब ये नहीं है कि ए और बी हमेशा ही लेने हैं, ये अलग भी हो सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे पी लिखा, ये क्यों लिखा, ये ए का अधिकार नहीं है कि ए बी ही इस पे का ए इसमें यूज़ करे जाएंगे। आप अगर इस एम रेखाखंड ऐसे लिखा है, अगर एम रेखाखंड, ये कौन सा रेखाखंड है, एम रेखाखंड की अगर मैं लंबाई की बेटे बात करूँगा तो सिंपली कैसे लिखी जाएगी, हम इसको लिखेंगे पी क्यू, इसकी लंबाई बेटे कितनी है, पी क्यू है। तो थोड़ा सा अब हम बड़े होते जा रहे हैं, यानी कि हम लोग चीज़ों को थोड़ा सा और विस्तृत रूप से पढ़ रहे हैं। ये जो संकेतन थे छोटी क्लास में हम लोगों ने पढ़े हैं, ठीक है। इतना करने के बाद में हम लोगों को समझ में आया, ये रेखा और रेखाखंड का चक्कर समझ में आ गया होगा, इसको हम लोग यूज़ करेंगे। अब इससे जो नेक्स्ट टॉपिक जो बनता है, जो आपको समझाना है, आज मैं इस तरीके की चीज़ें ही आपको समझाऊंगा, और जो पॉइंट्स आपको अच्छे लगे बेटा उन सारे पॉइंट्स को जो है आप लोग अपनी कॉपी में नोट बना करके लिख लें, ठीक है ना। कोई पॉइंट आपको ऐसा लग रहा है कि सर जी हमें पता नहीं है, या फिर याद रखने के लिए आप लोग पॉइंट बना करके लिख लें कि क्या क्या आपको करना है। जैसे एक पॉइंट इसमें आता है हमारे पास, ठीक है, वो होता है संरेख बिंदु। ये टॉपिक क्या है इसको समझ लेंगे, इसका भी भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करेंगे। अंग्रेजी में इसको कहते हैं कोलिनियर आपके पास में कोलिनियर पॉइंट्स, बिंदुओं को पॉइंट्स कहते हैं, है ना, कोलिनियर पॉइंट्स आपके पास में। ये संरेख बिंदु क्या होता है एक्चुअली, संरेख बिंदु का मतलब है, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, संरेख यानी कि एक ही रेखा के अंदर, बिल्कुल सही बात है। एक बार वीडियो चेक कर ले, रिकॉर्ड हो रही नहीं, बिल्कुल। तो संरेख हमारे पास में यानी कि जो एक ही रेखा में होंगे। अच्छा, एक ही रेखा का मतलब दो बिंदुओं की अगर बेटे मैं आपके सामने बात करूँ, ये बिंदु ए है और ये बिंदु हमारे पास में बी है, इनको आपस में मिला दो, ये तो हमेशा संरेख होंगे। दो बिंदु हमेशा ही संरेख होते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। लेकिन हम लोग बात करेंगे तीन या तीन से अधिक, किसकी, तीन या तीन से अधिक बिंदु, हम इनकी बात करेंगे, अधिक बिंदुओं की हम लोग बात करेंगे, बिल्कुल ठीक है, बिंदुओं की हम लोग बात करेंगे। यह परिभाषा से लिखें कि तीन या तीन से अधिक बिंदु यदि एक ही रेखा में हो, एक ही रेखा में हो, किसमें हो, एक ही रेखा में हो, तो उन बिंदुओं को क्या कहते हैं बेटा, संरेख बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, संरेख बिंदु कहते हैं। इसको दिमाग में रख लेना, अच्छे से यूज़ बहुत करना है इसका, संरेख बिंदु कहते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन थोड़ी बता दी ताकि आपको समझ में आ जाए। एग्जाम्पल अगर हम बात, जैसे हमारे पास में ये ए है, यहाँ इसी लाइन पे कोई बी आ गया, फिर सी आ गया, जैसे ये ए है, बी है, सी है, तो तीनों की तीनों क्या है, संरेख बिंदु है, बिल्कुल ठीक बात है। तीन भी हो सकते हैं, हम लोग एक और ले सकते हैं आगे की तरफ, डी, चार भी हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं। हमने लिखी है शब्द के तीन या तीन से अधिक की हम लोग बात करेंगे, क्योंकि दो बिंदु तो हमेशा एक रेखा में होंगे ही होंगे, है ना। दो बिंदु कभी संरेख वाला कंसेप्ट मतलब मज़ा ही नहीं आएगा कि दो बिंदु तो हमेशा संरेख होंगे, है ना। तीन की हम लोग बात करते हैं, ठीक। चलिए, अब इसके बाद में इसी के साथ रिलेट करता हुआ एक टॉपिक और है, इन चीज़ों को आप समझते रहना, वो है असंरेख। क्या होते हैं, असंरेख बिंदु।
ठीक है ना, आपके पास में सेम अंग्रेजी में वर्ड बनेगा, इसमें सिर्फ नॉन आ जाएगा, नॉन कोलिनियर, आपके पास में कौन सा, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आपके पास में, ठीक है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आपके पास में। वो कौन से पॉइंट होते हैं बेटे, ये एग्जांपल जो है ना, ये वाला, ये एग्जांपल इसका है, कभी आप कंफ्यूज हैं, ये एग्जांपल इसका है, ठीक, आपके पास में। तो इसके विपरीत ही होगा, बिल्कुल इसके बिल्कुल विपरीत होगा। मतलब इसमें कहा गया है 3 या 3 से अधिक अगर यदि एक ही रेखा में हो तो इसकी डेफिनेशन सेम बनेगी, 3 या 3 से अधिक बिंदु यदि एक रेखा में ना हो, एक रेखा में न हो, मतलब नहीं होंगे, तो हम लोग उनको असंरेख कहेंगे। डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, आप इस हिसाब से बनाइएगा। हम लोग एग्जाम्पल लिख रहे हैं, जैसे हमने लिखा कि ये ए है, ये बी है और इधर की तरफ सी आ गया, तो अगर मैं इनको मिलाऊं तो क्या ये एक ही रेखा में है, नहीं है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ए आकृति से, यानी कि इस चित्र से डेफिनेशन वही लिखेंगे, चित्र से ए बी सी डी, ए कोमा बी व सी, ए बी सी असंरेख बिंदु हैं। कैसे हैं बेटा, असंरेख बिंदु हैं, असंरेख, ये स्पेलिंग गलत लिखी गई है, ठीक है, असंरेख बिंदु हैं, बिल्कुल ठीक बात है। तो मुझे लगता है आपको संरेख असंरेख भी समझ में आ गया होगा, इनका यूज़ हम लोग करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको और पॉइंट समझ में आएंगे। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें या जैसे भी आपका मन करे उस हिसाब से आप लोग इसको अपने पास रख लें, ठीक है। चलिए, अब अगर हम लोग बात करें, ये चीज़ भी आपने पढ़ी है, ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि इस पूरे चैप्टर में छाया रहेगा, कोण, क्या, एंगल, अंग्रेजी में कहते हैं एंगल, बिल्कुल ठीक है। एंगल एक्चुअली में बनता कैसे है, एंगल मतलब आपके पास में होता क्या है, ठीक है, कि मान लिया कोई 2 किरण है, हमने किरण अभी बताई थी, है ना, एक किरण ये है हमारे पास में, एक किरण ये है, ये किसी एक बिंदु से निकलती हैं, अलग अलग दिशाओं में निकलती है। ये किरण जो हमारे पास में, सपोज कर लो इसको ए बी कहते हैं और इसको हम लोग ए सी कहते हैं, ठीक है ना। तो ए बी तो इस दिशा में निकल गई और ए बी तो इस दिशा में निकल गई और ए सी जो है ऊपर की तरफ निकल गई। तो इनके बीच में एक ये गैप आएगा, ये वाला गैप, इस गैप को ही हम लोग बेटे कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, कोण। तो आप ये कह सकते हैं जब 2 किरणें किसी एक बिंदु से निकलती है ना, अलग अलग दिशाओं में, बिल्कुल ठीक बात है, एक ही दिशा में निकलेंगी तब भी एंगल बनेगा, वो 0 डिग्री का बनेगा, मैं बता दूंगा उसको, धीरे धीरे आप सीखोगे। अलग अलग दिशाओं में निकलती हैं तो उनके मध्य जो ये गैप आता है, इस गैप को ना हम लोग क्या कहते हैं, सिर्फ समझ लें, इसको हम कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, कोण। और इस कोण के अंदर ये जो ए बी होता है और ए सी होता है, कोण के अंदर जो ए बी है बेटा, इसको, और जो ए सी है, इन दोनों को ही हम लोग कोण की भुजाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, कोण की क्या कहते हैं बेटे, भुजाएं कहते हैं। समझ में आ रही बात, क्या कहते हैं, भुजाएं। और इसमें एक पॉइंट होता है, कॉमन पॉइंट, जो यहाँ लिखा हुआ है ए, बिल्कुल ठीक है, कोण की भुजाएं, साइड ऑफ एंगल, इसे इंग्लिश में भी कह सकते हैं आप, साइड ऑफ एंगल, साइड्स ऑफ एंगल आपके पास में, एंगल्स, ठीक है, साइड्स ऑफ एंगल्स। तो अब ये जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट यानी कि ये बिंदु है, इस बिंदु को हम लोग कहते हैं शीर्ष। क्या कहते हैं, शीर्ष। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है वर्टेक्स। क्या कहते हैं, वर्टेक्स, बिल्कुल ठीक बात है। तो इसमें ये 3 पॉइंट याद रखिएगा कि जहाँ पे ये कोण, यानी कि जो वो आपका बिंदु है जहाँ से ये उद्गम हुआ, जहाँ से किरणें निकली, उसको हम लोग कह देंगे बेटे, क्या, उसको हम शीर्ष कह देंगे और बाकी को दोनों को उस कोण की भुजाएं कह देंगे। तो अब कोणों को समझ लेना और भी ज़रूरी है आगे की तरफ, क्योंकि कोण अलग अलग प्रकार के और भी होते हैं। ये सिर्फ कोण का बेसिक स्ट्रक्चर है कि कोण होता क्या है, हमने बता दिया आपको। एनसीईआरटी में वैसे बहुत चीज़ें लिखी हुई हैं, कभी समय मिले, समय हम आपके पास पर्याप्त मात्रा में, आप कभी पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। लेकिन चलिए अभी हम बता रहे हैं, अभी वो पढ़ लें, ठीक। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा, आपके पास में कोण पढ़ लिया है, ठीक है, आपके पास में। अब एक चीज़ आती है, कोणों के प्रकारों के बारे में बात करते हैं। कोण के प्रकार, टाइप ऑफ एंगल, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हम लोग करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना बेटा। और शायद बहुत सारे बच्चों को पता भी हो बातें, बहुत सारों का, अधिकतरों को पता होनी चाहिए, क्योंकि कोण के प्रकार हमने पहली कक्षाओं में भी पढ़े हैं, मतलब छोटी कक्षाओं में।
कि जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, इसमें सबसे पहला जो नंबर आता है वो होता है न्यून कोण। क्या होता है? न्यून कोण आपके पास में। कौन सा कोण बेटा? न्यून कोण। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, बिल्कुल ठीक बात है, एंगल, ठीक आपके पास में एक्यूट एंगल। इस एक्यूट एंगल यानी कि इस न्यून कोण की खास बात क्या होती है, उसको समझ लेना जरूरी है। अगर कोई कोण इस तरीके से बन रहा है हमारे पास, एक कोण की भुजा तो ये रही हमारे पास, सपोज कर लो ये ए है, ये हमारे पास यहाँ कोई पॉइंट बी बनेगा, ठीक है आपके पास में, इधर ये इसका क्या है? शीर्ष है, दूसरी भुजा इसकी सी बन गई इधर की तरफ ऐसे, बिल्कुल ठीक है। आप लोगों को पता है, थोड़ी सी आगे जानकारी मैं दे दूं हल्की सी इस कोण को समझाने के लिए, कि अगर हम लोग इस तरीके से देखें तो इस पूरे सर्कल के अंदर 360, यानी कि जब कोई सर्कल पूरा घूमता है किसी भी बिंदु के परिधि तो 360 डिग्री का कोण बनाता है, बिल्कुल ठीक बात है। इस 360 में ये 90 होता है, समझ में आ रही बात? यहाँ 0 से अगर हम शुरू करें, यहाँ पे 90 होता है, यहाँ पे आपका 180 हो जाता है, यहाँ पे 270 हो जाता है घूमते हुए, और यहाँ पे 360। ये चीज़ें आपको शायद पता नहीं हो। तो अगर हम लोग बात करें, साथ ही साथ इसी परिप्रेक्ष्य में बात करें, मतलब इसको थोड़ा सा मैं एक चित्र मुझे बनाना पड़ेगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा मैं यहाँ इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उसी से मैं क्लियर करूँगा, ठीक है। ये हमारे पास सपोज कर लो कि ये यहाँ पे 0 डिग्री एंगल है, ठीक है ना आपके पास में। अच्छा 0 डिग्री कब बनता है भाई? आप लोगों को ये बताना भूल गया मैं। देखिए 0 डिग्री कैसे बनता है, मैं बताता हूँ 0 डिग्री कैसे बनता है। ये जो किरण है, यानी कि ये वाली जो आपके पास में किरण है इसकी, ये जो रे है, अगर ये रे ऊपर वाली रे इसी के ऊपर ओवरलैप कर जाए, मतलब ये ए बी थी हमारे पास में, कौन सी थी? ए बी, ठीक है ना, और इस ए बी के ऊपर ही ए सी भी आ जाए, तो यानी कि इनके बीच में गैप कितना रहेगा? ये वाला 0 खत्म हो गया, तो हम कहते हैं 0 डिग्री एंगल हो गया, बिल्कुल ठीक बात है। कितना हो गया? 0 डिग्री। लेकिन अगर ये तो हमारे पास ए है, ये पॉइंट शीर्ष है, इस शीर्ष से ये वाला जो भुजा है इस कोण की वो इधर आ जाए, पूरी इधर सीधी टेंड कर जाए, यानी कि सी इधर आ जाए, तो ये पूरा एंगल घूमेगा, तो ये आपके पास में 180 आ जाएगा। अभी धीरे धीरे और पढ़ेंगे, इसका नाम भी होता है। तो 0 डिग्री तब बनता है जब ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाती है, एक दूसरे के ऊपर लेट जाती है, बिल्कुल ठीक बात है। अब हम लोग न्यून कोण की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? न्यून कोण। न्यून कोण वो कोण होता है, अगर इस कोण को बेटे मैं x कह दूं, बिल्कुल ठीक है, तो x जो है अगर वो 0 से तो बड़ा हो जाए बेटा और 90 डिग्री से छोटा हो जाए। आपको सिंपल सी बात है कि इस एरिया में कहीं पड़े, मतलब 0, ये 0 है, ये यहाँ पे 90 डिग्री है बेटा, ये पूरा 180 घूम जाता है यहाँ, अगर इस तरीके से हम लोग घुमाएं इसको, ये फिर पूरा 360 घूम जाता है इधर की तरफ, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे 270 होता है और इधर 360 नीचे पूरा कंप्लीट, जब चक्कर पूरा लग जाएगा, समझ में आ रही बात? पूरा चक्कर लग जाएगा, 360 बन जाएगा। और कोण को ना याद ये भी रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, कोण को हमेशा इसी दिशा में आप लोग मापते हो, ऐसे, मतलब ऐसे करके, ऐसे। घड़ी की सुई किस तरफ चलती हैं? घड़ी की सुइयाँ बेटे हमेशा किस तरफ चलती हैं? वो इस तरफ चलती हैं, इस तरफ, ऐसे। घड़ी की सुई तो ऐसे चलती है ना, ऐसे चलती है घड़ी की सुई तो। लेकिन कोण जो है हम लोग इसके विपरीत मापते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं घड़ी की सुइयों के विपरीत कोण को मापते हैं, और अंग्रेजी में कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की सुइयों के विपरीत, इधर ही उल्टा चक्कर घुमाना है ऐसे करके। समझ में आ रही है बात? तो अब हम लोग कह रहे हैं कि अगर कोई कोण x 0 और 90 के बीच में हो, मतलब इस वाली रेंज में आता हो, यहाँ पे इस वाले रेंज में आता हो जो मैंने आपको बताया, तो ये पूरा एरिया जो है वो किसका है? वो न्यून कोण का एरिया है। किसका है? न्यून कोण, एक्यूट एंगल का एरिया है। और x इसमें हम लोग बात करें, यानी कि जो 0 से बिल्कुल छोटा हो, 0 से तो बड़ा हो, यानी कि इस लाइन पर ना लेटे और ना इस लाइन पर खड़ा हो, इससे थोड़ा सा इधर की तरफ हो हल्का सा, है ना, और 90 डिग्री से छोटा हो, तो हम लोग उसको न्यून कोण कहते हैं। कुछ उदाहरणों की बात करें, अगर उदाहरण हम लोग बात देखें, उदाहरण कौन से होंगे? उदाहरणों में जैसे हमने कहा कि 30 डिग्री एक न्यून कोण है, क्योंकि इसके बीच में आ रहा है, 45 भी न्यून कोण है, 15 डिग्री भी न्यून कोण है, यहाँ तक कि हम बात करें कि 25 डिग्री भी न्यून कोण है, या फिर 89 डिग्री तक भी न्यून कोण बनेगा, क्योंकि 90 होते ही वो एक न्यून कोण नहीं रहेगा, क्योंकि हमें 90 से छोटा लेना है।
तो आपको न्यून कोण का कंसेप्ट समझ में आया होगा। बिल्कुल ठीक बात है। इसके बाद हमारा जो कंसेप्ट आता है इसको मैं रफ कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। दूसरा क्या है कि वो आता है, उसको कहते हैं हम लोग समकोण। क्या कहते हैं? समकोण। क्या कहते हैं बेटा? समकोण। और समकोण जो होता है अंग्रेजी में कहते हैं इसको राइट एंगल, RIGHT, राइट एंगल। क्या कहते हैं? राइट एंगल। बिल्कुल ठीक बात है। क्या कहेंगे? राइट एंगल कहेंगे। और ये क्या खास बात होती है, अगर हम लोग बना के दिखाते हैं, अगर बिल्कुल कोई लाइन बिल्कुल सीधी खड़ी हो जाए, यानी कि आपके पास में क्या है कि ये हमारे पास कोई इसका शीर्ष है, इस कोण का शीर्ष हमारे पे A है, इधर वाला पॉइंट B है, इधर वाला पॉइंट आपके पास में C है। अगर ये पूरा 90 डिग्री का कोण बनता हो, इट मीन्स अगर ये x हमारे पास में, हम x से ही बात कर रहे हैं, अगर x कोण x जो है वो 90 डिग्री हो, तो हम लोग कहेंगे कि x जो है एक समकोण है। क्या है? एक समकोण। समकोण है। कैसा कोण है? समकोण है। एक बात और ध्यान है कि मैंने लिखा है कोण को हमेशा इससे डिनोट करते हैं, कोण x जैसे लिखा, इसको ऐसे मत बनाइएगा कभी, ऐसे कोण x, ये गलत है, ठीक है ना आपके पास में। तो इसमें अगर डायग्राम की हम लोग बात करें कि समकोण कहाँ बनेगा, ये वाला सीधा समकोण बनेगा, ये वाला, है ना। तो इसको कह सकते हैं, इस लाइन पे आकर के हम लोग कहेंगे कि क्या बन जाता है? समकोण बन जाता है। इज दैट क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो गया। समकोण के बाद में जो तीसरा पॉइंट आता है कोणों में, वो आता है अधिक कोण। कौन सा होता है बेटा? अधिक कोण। कौन सा कोण होता है? अधिक कोण। अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक आपके पास। ऑब्ट्यूज में क्या है कि अब ये लाइन थोड़ी सी इधर चली जाएगी, यानी कहने के बाद एक चित्र बनाते हैं। अगर हमारे पास में ये वर्टेक्स है इसका, यानी कि शीर्ष है A, इधर की तरफ हमारे पास में B है, और ये थोड़ा इधर निकल जाए, मतलब 90 सीधा था ना, इस 90 से थोड़ा इधर चला जाए C पॉइंट, या यूँ कहा जाए कि अगर इसको हम x कहें, अगर x जो है वो 90 से तो बड़ा हो जाए, किससे बड़ा हो जाए? 90 डिग्री, यानी कि इस लाइन से तो इधर चला जाए, और 180 से छोटा हो जाए। 180 से छोटा मतलब पूरा इस पे लेट है ना आकर के, ये पूरा इधर खुले ना, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं इसको अधिक कोण। कुछ उदाहरणों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? उदाहरणों की बात। उदाहरण जैसे कि हम लोग बात करें 120 डिग्री, वो कहाँ मिलेगा? 120 कहीं ना कहीं, 90 ये है तो 120 कहीं ना कहीं यहाँ पर मिलेगा इधर, 110 भी मिलेगा कहीं ना कहीं, 100 भी ऐसा ही होगा, या फिर यहाँ तक कि 179 डिग्री, यानी कि बिल्कुल इसके नीचे तक का यहाँ का कहीं ना कहीं, तो वो कोण भी आपका अधिक कोण की कैटेगरी में आएगा। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है बेटा। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं, यानी कि ये वाला जो एरिया बना, हम ये कह सकते हैं कि 90 से बड़ा, ठीक है ना, और 180 से छोटा, तो ये जो एरिया है इसको हम अधिक कोण का एरिया कहेंगे। किसको कहेंगे? अधिक कोण। ऑब्ट्यूज एंगल इसको कहा जाएगा। अंग्रेजी में ध्यान रखिएगा क्योंकि इसकी जरूरत आपको पड़ेगी, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल हम लोग इसको कहेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब आपको मुझे लगता है न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण की डेफिनेशन, यानी कि जो बेसिक चीज़ है वो क्लियर होगी। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, जो अच्छा लगे उसको उठा लेना, जो भी अच्छा लगे उसको उठा लेना, ठीक है। चलिए रफ कर रहा हूँ। इसमें क्या है, अगला जो टॉपिक है वो आपने शायद नहीं पढ़ा है, आपने शायद नहीं पढ़ा है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। इस फिगर का कोई काम नहीं रहा हमारे पास में, ठीक है। वो होता है प्रतिवृत्ति कोण। प्रतिवृत्ति कोण। प्रतिवृत्ति कोण मतलब आपने शायद नहीं पढ़ा कभी, लेकिन आप पढ़ना पड़ेगा। प्रतिवृत्ति आपके पास में कोण, और प्रतिवृत्ति कोण को अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा एंगल होता है बेटा मेरे भाई? ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है? अगर कोई कोण हम इस तरीके से बनाएं, हमारे पास ये कोई शीर्ष है, यहाँ से दो किरण निकली, एक इधर एक इधर, बिल्कुल ठीक है। ये हम लोग इसको A कह दें, इसको हम B कह दें, इसको हम C कह दें, तो एक एंगल तो ये बनेगा इन किरणों के वजह से, एक एंगल तो ये बनेगा, लेकिन एक एंगल इसके बाहर के हिस्से में भी बनेगा बेटे, ये वाला जो हिस्सा बनेगा, ये वाला जो एंगल बना रहा है, तो जो बाहर की तरफ बन रहा है ना, इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिवृत्ति कोण। और इस वाले कोण का, x का प्रतिवृत्ति कोण, हमारे रिफ्लेक्स एंगल हमारा ये बनेगा इधर की तरफ। मतलब कोई एंगल हमने बनाया है ऐसे, तो उसका जो बाहर वाला हिस्सा अगर हम लोग काउंट कर लें डिग्री में कितना आएगा, तो वो हमारा प्रतिवृत्ति कोण होगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाली बातें नहीं है।
आपकी एनसीईआरटी में भी अच्छे से समझाया गया है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब ये हमने एक एक कोण का डिस्कशन किया है कि अधिक कोण क्या है, समकोण क्या है, न्यून कोण क्या है, प्रतिवृत्ति कोण क्या है। अब हम दो दो कोणों का थोड़ा कंपैरिजन देखेंगे और उसके आधार पे जो है, उसके आधार पर हम कोणों का वर्गीकरण करेंगे। जैसे हमारे पास नंबर 1 आता है पूरक, क्या आता है? पूरक कोण। पूरक कोण, कौन सा कोण? पूरक कोण। अंग्रेजी में कहते हैं इसको कॉम्प्लीमेंट्री। क्या कहते हैं बेटे? कॉम्प्लीमेंट्री। आपने इसका एक नाम और पढ़ा होगा इसको, या फिर हम लोग कोटि पूरक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटि पूरक कहते हैं ना, कोटि पूरक आपने पढ़ा हो शायद। तो इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्ली है ना, आपके पास में डबल पी नहीं, एक ही पी आएगा कॉम्प्लीमेंट्री में, एक ही पी आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है आपके पास में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि दो एंगल्स की बात करेंगे, एंगल्स, ठीक है आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि कोटि पूरक कोण कौन से होंगे उनको समझ लेना जरूरी है। अगर हमारे पास में बेटे दो कोण हो, यदि हमारे पास क्या हो, यदि x तथा y दो कोण हो, जहां हम लोग ये बात करें कि जो कोण x है प्लस कोण y है, अगर इनका योगफल 90 बन जाता है, इनका योगफल 90 डिग्री बन जाता है, तो x तथा y परस्पर मतलब एक दूसरे के परस्पर कोटि पूरक कहलाते हैं। कोटि पूरक या फिर पूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है आपके पास। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दो कोणों का योगफल 180 बन रहा हो, जैसे उदाहरण के लिए हम लोग बात करें, उदाहरण लेकर के हम लोग बात करें, उदाहरण में क्या बात करते हैं, जैसे हम लोग कहें कि 30 डिग्री और प्लस 60 डिग्री का योगफल कितना है? 90 डिग्री है। तो 30 जो है 60 का कोटि पूरक कोण है। कोटि पूरक आपके पास में पूरक, कोटि पूरक कोण है। पूरक पे मात्रा इधर की तरफ लगेगी, है ना, कोटि पूरक। ये भी मात्रा गलत लगा दी यार, ठीक है, कोटि पूरक कोण है। और इसकी हेल्प से हम लोग, अगर मान लीजिए कहा जा आपके पास में एक उदाहरण हम देखते हैं, उदाहरण लिखते हैं, ठीक है ना। यदि दो कोटि पूरक, ये क्वेश्चन नोट कर लेना, कोण में से एक कोण की माप 40 डिग्री हो, तो दूसरे कोण की माप याद कीजिए, दूसरे कोण की माप ज्ञात करो। बिल्कुल ठीक बात है। तो सिंपल सी बात है, अगर हमारा एक कोण 40 है आपको पता, तो हल कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? माना, ऐसे लिख लेंगे, माना दूसरा कोण x डिग्री है, तब दोनों कैसे हैं? कोटि पूरक हैं। कोटि पूरक का मतलब अगर x में मैं इस x में इस 40 को जोड़ दूंगा तो हमारा 90 आना चाहिए, और यहाँ से x का मान अगर हम निकालें तो 50 डिग्री आ जाएगा, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमारे पास इस तरीके के भी कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसके बाद में आता है समपूरक। मैं यहीं से इसको थोड़ा सा चेंज करूँगा, बिल्कुल ठीक है, नहीं यहीं से इसको चेंज करूँगा क्योंकि डेफिनेशन दोबारा नहीं लिखूँगा। उसके बाद आता है आपका समपूरक, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ और यहाँ लिखता हूँ मैं टॉपिक नए वाला, समपूरक। कौन सा? समपूरक, है ना, समपूरक कोण। ये भी दो ही कोण होते हैं और इंग्लिश में कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है आपके पास में सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या खास बात होती है? यदि x और y दो कोण हो जहां x और y का योगफल 90 नहीं 180 बन जाए, अगर क्या बन जाए? 180 बन जाए, तो x और y परस्पर संपूरक, कैसे? संपूरक कोण कहलाते हैं। यही डेफिनेशन काम करेगी। उदाहरण के लिए अगर हम लोग बात करें, सपोज कि जैसे हम यहाँ पे लिख लें 120 प्लस 60 कितने होगा? 180 हो जाएगा।
तो ये एक दूसरे के, हम ये कहेंगे कि जो 120 डिग्री है वो 60 का समपूरक कोण है। कैसा कोण है? समपूरक कोण है। मुझे समझ में आ गई होगी बात आप लोगों को, मैंने थोड़ा सा इसी में करेक्शन कर दी, आप इसको जी भर के देखिए पहले कि यही होगा। ऐसे ही क्वेश्चन इसमें भी बन सकते हैं, यदि दो कोण कोटि नहीं समपूरक दे दिए जाएं। क्या दे दिया? समपूरक कोण। यदि दो समपूरक कोण में से एक कोण की माप अगर आपको सपोज कर लो 110 डिग्री दे दी गई हो, तो दूसरे कोण की माप याद करो। तो कैसे करोगे? माना दूसरा कोण वही मानेंगे x डिग्री, लेकिन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 110 लिया 110, और उनका योगफल कितना होता है? इनका योगफल होता है 180, तो इस 90 की जगह आप लोग 180 यूज़ करेंगे, और जब घटाएंगे तो 70 डिग्री आ जाएगा। यही आपका समपूरक के संबंध में जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो। ठीक, अब एक चीज़ और समझ लीजिए बेटा, थोड़ी सी एक चीज़ और, इसको मैं रफ कर रहा हूँ पूरे को, एक चीज़ और समझ लीजिएगा। वो क्या है? अगर हमारे पास इस तरीके की आकृति मिले जो मैं आपके सामने बना रहा हूँ, ये आकृति अगर मिलेगी, बहुत मिलेंगी। ये ए है सपोज, ये हमारे पास बी है, ये पॉइंट हमारा सी है, और इसमें कोई लाइन इस तरीके से जा रही है बीचों बीच, इसको हमने डी कह दिया, और एक कोण ये बन रहा है आपके पास में, एक कोण ये बन रहा है ना। तो जो कोण दो बन रहे हैं हमारे पास, ये कोण ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? पड़ोसी कहलाएंगे, है ना। पड़ोसी कहते हैं ना कि भाई जिसकी दीवार, इनकी मकानों की दीवार, ये देखो ये कॉमन है, इनमें ये जुड़ी हुई है आपके पास में, तो इन दोनों पड़ोसी हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम लोग इस पड़ोसी शब्द को ज्यामिति में कहते हैं आसन्न। क्या कहते हैं? आसन्न। तो हम ये कहते हैं, एक आता है आसन्न, मैं जरा स्पेलिंग देख लूँ, कभी मिस्टेक हो जाए। क्या होता है आपके पास में? आसन्न, आसन्न कोण। आसन्न कोण को अंग्रेजी में एडजेसेंट एंगल कहते हैं। एडजेसेंट, आपके पास में जेसेंट, एडजेसेंट एंगल क्या कहते हैं बेटा? एडजेसेंट एंगल्स। अब ये जो कोण, इन्हें लिखेंगे कैसे? जो कोण हमारे पास में है BAD, समझ में आ रही बात? लिखने का तरीका आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जब हम कोण की माप को लिखते हैं, यानी कि जैसे ये x है, ये y, ये भी सिंपल कह सकते हैं हम लोग कि x तथा कोण x तथा कोण y आसन्न कोण है। कैसे कोण है? आसन्न कोण है। बिल्कुल ठीक है नहीं आपके पास में। या अगर इसको सिंबॉलिकली लिखें, यानी कि इसको संकेतन के तरीके से लिखें, जो कि हम लोग बहुत लिखेंगे अब अगले चैप्टर में, इस x को क्या लिखा जा सकता है? इसको लिख सकते हैं कि BAD, यानी कि कोण BAD। ध्यान दीजिएगा, जो शीर्ष होता है उसको बीच में रखते हैं, भुजाओं को साइड में लेते हैं, और इस y को क्या कहेंगे हम लोग? कोण DAC भी कह सकते हैं, या CAD भी कह सकते हैं। वो आपके, यानी कि बीच में सिर्फ ये वाला पॉइंट सही होना चाहिए। और इनकी खास बात क्या होती है कि इनकी एक भुजा, ठीक है, इनमें क्या होता है? एक भुजा आपके पास में उभयनिष्ठ हिंदी का शब्द है, इंग्लिश में कहते हैं कॉमन। क्या कहते हैं? कॉमन होती है। जैसे इसमें कौन सी कॉमन है बेटा? ये वाली कॉमन है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये होता है आपके पास में क्या? ये क्या है? उभयनिष्ठ होती है, और साथ ही साथ शीर्ष भी है ना, शीर्ष भी उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, जो दोनों जगह हो, कॉमन। ठीक है, आपके पास में होता है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें अब एक टाइप का कोण और बचा, धीरे धीरे वो आगे चल रहे हैं। इसको नोट करना चाहो तो कर लीजिएगा, मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें आपके पास बेटा, आपके पास ये है एक कोणों का एक रेखीय युग्म। कोणों का एक, इसका यूज बहुत करने, क्वेश्चन बहुत आएंगे। रेखीय युग्म, ये क्या है आपके पास में? इंग्लिश में इसको कहा जाएगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्या? लीनियर, कैपिटल एक्स से, लीनियर पेयर मतलब जोड़ना, PAIR, पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, आपके पास में बिल्कुल ठीक है। तो अगर
हमारे पास ये आकृति, इस आकृति को ध्यान से देखिए, इससे समझ में आ जाएगा। ये कोई आपके पास में एक सीधी सरल एक क्या है, एक रेखा है ये इस तरीके से। सपोज कर लिया इस वाले पॉइंट को हमने ए कह लिया, इस पॉइंट को हमने बी कह लिया, इसमें कहीं बीच में ओ है। अब मैं इसमें कहीं भी एक लाइन बना दूं, जैसे मान लीजिए ये लाइन बनाई, इस लाइन बनने से हमारे पास दो एंगल बने, एक एंगल ये एक्स बना, एक एंगल ये हमारे पास में वाई बना। अगर हमारे पास में दो एंगल जिनका योगफल 180 डिग्री हो रहा हो, जैसे कि ये है, बिल्कुल ठीक है नहीं, तो इनको हम लोग कहते हैं कोणों का एक रेखीय युग्म। रेखीय युग्म मतलब उनको जोड़ने पर रेखा बन जाती हो, यानी कि रेखा तो तभी बनेगी जब 180 डिग्री होगा आपके पास में। अच्छा, आप कहोगे भैया आपने बताया था कि x प्लस वाई अगर 180 हो जाए इनको कोटिपूरक, सॉरी संपूरक भी कहते हैं। बिल्कुल, रेखीय युग्म वाले जितने भी कोण होते हैं वो एक दूसरे के संपूरक होते हैं, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा बात और फालतू नहीं करते यार, क्योंकि हमें सिर्फ आज बेस तैयार करना है, उसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे। एक और हम लोग एक बात और करते हैं, क्या करते हैं, एक शब्द और है इसमें, वो है शीर्षाभिमुख। अभी आगे ही पढ़ेंगे इसको, शीर्षाभिमुख। बड़े खतरनाक वर्ड आ रहे हैं लेकिन आपको सुने सुनाए होंगे थोड़े से। शीर्षाभिमुख कौन कौन से होते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं वर्टिकली अपोजिट आपके पास वर्टिकली अपोजिट, APPSA की आएगा, अपोजिट TE अपोजिट, ठीक है आपके पास। वर्टिकली अपोजिट कौन से होते हैं, इस आकृति को समझिएगा और समझ में आ जाएगा। इस आकृति में चार कोण बने हैं, जैसे एक कोण ये बना है x, एक कोण ये बना है y, एक कोण ये बना है z, एक कोण ये बना है, इसको कुछ और कह लो, W कह लो, ठीक। तो इसमें जैसे x कोण x तथा कोण z, जिनके शीर्ष जो है कॉमन हो, तो ये कोण x और कोण z जो आकृति में दिख रहे हैं बेटे, ये शीर्षाभिमुख हैं। कैसे हैं? शीर्षाभिमुख, यानी कि वर्टिकली अपोजिट भिमुख, है ना, कोण है ये। और ये भी कोण y तथा कोण जो W है वो भी शीर्षाभिमुख कोण ही है, ठीक है। ये चीज़ हमने समझा दी। एक चीज़ और बची, फिर हम लोग कल काम करना शुरू करेंगे आगे की तरफ, ठीक है, आगे की तरफ काम करना शुरू करेंगे। आज एक चीज़ और हम पढ़ाते हैं आपको, इसको पूरा रफ कर दे रहे हैं, ठीक है, पूरा रफ कर दे रहे हैं। इन पॉइंट्स को बेटे दिमाग में रखने के लिए आप लोग याद कर लीजिएगा, मैं अभी भी कह रहा हूँ, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। याद तभी रहते हैं जब आप लोग इनको नोट करोगे। अब है इसमें प्रतिच्छेदी रेखाएं, एक टॉपिक है प्रतिच्छेदी रेखाएं, बिल्कुल ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और दूसरा टॉपिक है इसी में आपके पास में अप्रतिच्छेदी ठीक है, रेखाएं। ये क्या है, क्या दिमाग है, ये क्या मैटर है, बिल्कुल ठीक है नहीं आपके पास में, इसको भी थोड़ा सा जान लेना जरूरी है। देखो, अगर दो रेखाएं इस तरीके से हो, एक रेखा ये, एक रेखा ये, आपस में अगर प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, बस कुछ ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं। मान लीजिए रेखा L है, ये रेखा M है, ये इस O पॉइंट पे आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो ये कहलाएगी प्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी कि ऐसी दो रेखाएं जो आपस में प्रतिच्छेद करती हों, एक दूसरे को काटती हों, तो हम उनको प्रतिच्छेदी रेखाएं कहेंगे। और अप्रतिच्छेदी रेखाओं का दूसरा नाम होता है, यहाँ करके लिखें, समांतर रेखाएं। कौन सी? समांतर रेखाएं, यानी कि जो आपस में कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती। जैसे एक रेखा ये L हमने मान ली, एक दूसरी रेखा ये M मान ली, इनके बीच का जो अंतर हो हमेशा समान रहेगा, तो ये समांतर होंगी। और ये कहीं भी कितनी भी इसको लंबी बढ़ा के लेके जाइएगा तो कभी भी बेटा ये हमें आपस में मिलती हुई दिखाई नहीं देंगे, बिल्कुल ठीक है नहीं आपके पास में। तो आज आप लोग जो है, ठीक है ना, आप लोग जो है इस जितने भी टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं इसको आप स्टडी कीजिएगा। आज मैं और ज़्यादा बातें आपके सामने नहीं रखना चाहता, क्योंकि ज़्यादा रखूँगा तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न बढ़ेगा। जितना मैंने बताया उसको अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से समझिएगा। और अगर आप लोगों ने वो चीज़ें सीख ली जो मैंने आप बताई हैं, तो मुझे भी और आप लोगों को भी चैप्टर को कराने में और सीखने में आसानी रहेगी, बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी।
और आपको हर एक पॉइंट समझ में भी आएगा। तो आज की वीडियो के नोट्स अपने हिसाब से बना लीजिएगा, जो जो पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं वो लिख लेना अपनी कॉपी में, और फिर हम कल से जो है इसमें वो काम शुरू करेंगे जो करने का है। लिखने का कैसा तरीका रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चंस एक एक करेंगे, छोड़ने के कुछ नहीं है, ठीक है। तो बस आज इतना ही रखते हैं बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको आगे की तरफ लेके चलेंगे। धन्यवाद।